नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे जूनियर अकाउंटेंट, RS इत्यादि के लिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान। इस चैप्टर में हम शाखाएं वैज्ञानिक अंतर मात्रक, वैज्ञानिक दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। तो हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित, इसका उत्तर होगा सेकंड यानी चिकित्सा से। इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे, जैसे चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो वो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है। तो वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। वो रॉबर्ट बोयल को कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। एंटोनी लेवासियर को कहते हैं। उत्परिवर्तनवाद का जनक किसे कहते हैं। वो होगू डिरोर्स को कहते हैं। वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवाश्म का जनक किसे का लियोनार्डो डा विंसी को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। कवक विज्ञान का जनक माइकेली को। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक यानी बायोलॉजी का जनक समझ लीजिए आप कि जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक है वो अरस्तु है। अब नेक्स्ट है कि समय मापक विज्ञान कौन सा है। इनमें से समय मापक विज्ञान कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी होरोलॉजी। होरोलॉजी यह समय मापने से संबंधित साइंस क्या कहलाती है। होरोलॉजी कहलाती है। समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति विकास और विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है। कॉस्मोलॉजी। यानी कॉस्मोलॉजी का संबंध किससे है। तो ये है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुई, विलोपन का जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है वो कॉस्मोलॉजी में किया जाता है। मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अवलोकन है वो टोमोग्राफी में किया जाता है। हाइड्रोलॉजी किसका अध्ययन है। हाइड्रोलॉजी पानी से रोगों की चिकित्सा होती है, यानी पानी से रोगों की जांच की जाती है, ये हाइड्रोलॉजी कहलाता है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, यानी एपीकल्चर का संबंध किससे है। वैसे एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से होता है। मधुमक्खी पालन से होता है। तो ऑप्शन में मधुमक्खी पालन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ व्याख्याएं देखेंगे, जैसे एपीकल्चर क्या है। मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर क्या है। रेशम का उत्पादन या रेशम के उत्पादन से रिलेटेड जो स्टडी है वो सेरीकल्चर। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित। हॉर्टिकल्चर बागवानी फ्लोरी है फूलों की। ओलिवी कल्चर है जैतून की कृषि। विटीकल्चर है अंगूर की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है। विटीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है, यानी पीसी कल्चर में मत्स्य पालन यानी मछलियों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो एपीकल्चर है इसे मधुमक्खी पालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मिलान करना है, जैसे एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर और विटीकल्चर। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से संबंधित। सिल्वीकल्चर होता है वन संवर्धन से संबंधित। और जो विटीकल्चर होता है वो होता है अंगूर की खेती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडालॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन किससे संबंधित, यानी पेडालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी क्या है। पोमोलॉजी में फल ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फल से रिलेटेड जो अध्ययन या स्टडी है वो पोमोलॉजी कहलाती है। पेरालॉजी क्या है। स्पंजों का अध्ययन है वो पेरालॉजी में किया जाता है। पोलेनोलॉजी परागकणों का अध्ययन पोलेनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो घर्षण और स्नेहक है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 घर्षण और स्नेहक का अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी है घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स क्या है? निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का अध्ययन क्रायोजेनिक्स में किया जाता है। सेलेनोलॉजी में चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति का अध्ययन किया जाता है, यानी चंद्रमा का मूल स्वरूप कैसा है और वो गति किस प्रकार कर रहा है, इसकी स्टडी सेलेनोलॉजी में की जाती है। होरोलॉजी यह समय मापने से संबंधित विज्ञान है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। यानी ये साइबरनेटिक्स क्या होता है? मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पौधे के जल में संवर्धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। या मृदा विहीन कृषि या बागवानी हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। हाइड्रोस्टेटिक्स क्या है? हाइड्रोस्टेटिक में द्रव स्थितिक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स में आएगा कि मिट्टी के बिना पादप या कृषि या बागवानी हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? एथेनोलॉजी। यानी एथेनोलॉजी क्या है? मनुष्य की जातियों का अध्ययन है वो एथेनोलॉजी में किया जाता है। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, इथोलॉजी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एथेनोलॉजी है वो मनुष्य की जातियों का अध्ययन है, इथोलॉजी है वो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D यानी त्रिआयाम होता है, 3D में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए होलोग्राफी। होलोग्राफी तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर बाद में पुनर्निर्मित किया जाता है। होलोग्राम देखने में 3D छवि प्रतीत होती है किंतु ये मूल रूप से 2D आकृति ही होती है। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिजिक्स की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल यानी स्पीड का अध्ययन किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में। यानी जो क्वांटम मैकेनिक्स है इस फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी के अंतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म परमाणु कणों का अध्ययन किया जाता है। यानी फिजिक्स की ऐसी शाखा जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, इसे बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी एथेनोबोटनी का संबंध किसकी स्टडी या अध्ययन से संबंधित है? तो वह पौधों का मानव के हित में संबंध। यानी एथेनोबोटनी क्या है? एथेनोबोटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है और जो शैवालों का अध्ययन है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान जिसमें पशु एवं मानव की शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा विज्ञान जिसमें पशु एवं मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा अध्ययन किया जाता है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में जीवधारियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ओस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? यानी जो जैविक जगत है उसमें होने वाला कार्य गुण और पद्धति है उसका अध्ययन कर इसे मशीनी जगत में यूज करना बायोनिक्स कहलाता है। ऑप्शन ए बायोनिक्स कहलाता है। प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके एवं इसका उपयोग करके इंजीनियरिंग तंत्रों की डिज़ाइन करना बायोनिकी या बायोनिक्स कहलाता है। जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन बायोनोमिक्स कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बायोनिक्स क्या है? बायोनिक्स तो है प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन
वहीं बायोनोमिक्स क्या है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड अध्ययन है। जंतुओं के तंत्रिका तंत्र की स्टडी बायोनोमिक्स कहलाती है। क्रोनोलॉजी का संबंध किससे है, समय की अवधि का अध्ययन क्रोनोलॉजी में किया जाता है। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। फलों की स्टडी को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फलों की जो स्टडी है उसे यानी फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, ये हमने देख लिया है। वहीं है कि फल सब्जी तथा फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली खेती हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी कहलाती है। ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी में किया जाता है। ओस्टियोलॉजी अर्थात अस्थि विज्ञान है, यानी अस्थियों के बने कंकाल का अध्ययन किया जाता है। क्रायोनोजेनिक्स, ये क्या है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित है, ये निम्न तापमान से संबंधित है। क्रायोजेनिक्स का तात्पर्य निम्न तापमान से है। अति निम्न तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। यानी क्रायोजेनिक टेम्परेचर कौन सा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस वाला जो तापमान है उसे क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। तथा अति निम्न तापमान पर ईंधन यानी प्रणोदकों यानी ईंधन का यूज़ करने वाले ईंधन को क्रायोजेनिक ईंधन कहते हैं। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि क्रायोजेनिक का जो संबंध है वो निम्न तापमान से है, यानी जो अति निम्न तापमान जिसे 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस होता है उसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। और जो अति निम्न तापमान पर जिन ईंधन का यूज़ करने वाले ईंधन अति निम्न तापमान पर ईंधन का यूज़ करने वाले ईंधन को क्रायोजेनिक ईंधन कहते हैं। इसमें प्रणोदक यानी ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का यूज होता है। इसका प्रयोग है वो सामान्यतः अधिक ऊंचाई पर प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों का तथा प्रेक्षण यानों में किया जाता है। इसका यूज जो हाई होती है यानी अत्यधिक हाइट होती है वहाँ जो प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान तथा प्रक्षेपण यानों में किया जाता है। ओडेंटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। यानी ओडेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो दांतों को उनकी संरचना विकास तथा उनकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन से रिलेटेड है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है, विषों के अध्ययन से। विषों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी, जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी। यानी ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि जो विष यानी जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। यानी पक्षियों की जो स्टडी है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। लिम्नोलॉजी तालाबों, पोखरों व झीलों आदि के जीवों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पिटोलॉजी कहलाता है। मेलेकालॉजी मोलास्का का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य में परजीवी घर्षण पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को हेलेमेनोथोलॉजी कहा जाता है। हेलेमेनोथोलॉजी क्या है, चपटे कृमियों का अध्ययन है। हर्पिटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पिटोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी मछलियों और मछली पालन का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। मेलेकालॉजी मोलास्का का अध्ययन कहलाता है। कीट विज्ञान का अध्ययन कीट विज्ञान यानी एंटो यानी आपको ये याद रखना है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। यानी कीटों की स्टडी किस में की जाती है, तो एंटामोलॉजी में। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे, ड्वार्फ होता है बोना यानी सफ़ेद बोना, तो वो हम सीखेंगे खगोल शास्त्र में। खगोल शास्त्र में व्हाइट ड्वार्फ सफ़ेद बोना एक छोटे तारे को बोला जाता है जो अपकृष्ट इलेक्ट्रॉन डिटरमिनेटर का बना होता है। यानी खगोल शास्त्र में जो व्हाइट ड्वार्फ है वो एक छोटे तारे को बोला जाता है। ओडोमीटर का संबंध किससे है, ये बताना है। ओडोमीटर किससे संबंधित है, तो गति से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी ओडोमीटर है वो दूरी मापने से रिलेटेड है। ये याद रखना, ओडोमीटर का संबंध दूरी से रिलेटेड है। ओडोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो पहिए के द्वारा तथा गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है। हवा की चाल मापी जाती है, यानी वायु की चाल किस में मापी जाती है, एनीमोमीटर में मापी जाती है। वायु के बल, दिशा तथा गति को एनीमोमीटर में मापा जाता है।
अब कुछ मिलान करना है, जैसे एरोमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर, ओल्टीमीटर। एरोमीटर में क्या किया जाता है, एमीटर में क्या किया जाता है और ओल्टीमीटर में। तो देखेंगे कि एरोमीटर है, इसमें एरोमीटर में वायु, गैस, घनत्व और भार का अध्ययन किया जाता है, यानी पहले में 5, इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा आएगा एमीटर। एमीटर होता है विद्युत धारा का मापा जाता है, यानी बी में आएगा 3 जो इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 3। यानी ये क्या है कि एनीमोमीटर है वो पवन वेग का मापता है, एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, वोल्ट मीटर है वो हाइट को मापता है, यानी ऊंचाई का मापन किया जाता है। एरोमीटर यंत्र का उपयोग वायु तथा गैसों का भार तथा घनत्व मापने के लिए यूज किया जाता है। अल्टीमीटर का विमानों की हाइट मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। एम्पियर का विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का यूज, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु एमीटर का यूज किया जाता है। वायु की गति व शक्ति मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र डायनेमोमीटर कहलाता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से नग्न आंखों से न दिखाई देने वाले सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर भूकंप मापी यानी सिस्मोग्राफ से मापते हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का मात्रक है। 1935 में अमेरिकी भूगर्भवेत्ता चार्ल्स फ्रांसिस रिचर द्वारा इसका आविष्कार किया गया। यह गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है और प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता का 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें या लहरें उत्पन्न होती हैं। पी तरंगें, जिन्हें प्राथमिक या लंबवत तरंगें बोलते हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। भूकंपीय लहरों में सर्वाधिक तिरोगति इसी की होती है, यानी भूकंप में जो प्राथमिक या लंबवत तरंगें हैं वो सर्वाधिक तेज गति की होती है। अस्त तरंगें, जिन्हें बोलते हैं अनुप्रस्थ या गौण तरंगें, ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। अल यानी धरातलीय तरंगें वे तरंगें जो पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। सबसे देर से पहुंचने वाली तरंगें और सर्वाधिक विनाशकारी जो धरातलीय या अल तरंगें हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होती है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप द्वारा। एंडोस्कोपी का अर्थ है अंदर देखना। अगर चिकित्सक भाषा में समझाया जाए तो यह एक गैर शल्य प्रक्रिया जिसमें डॉक्टर द्वारा खास तरह के उपकरण का इस्तेमाल कर रोगी के शरीर के अंदरूनी अंगों को देखकर उनका इलाज किया जाता है, यानी आंतरिक अंगों की जांच की जाती है एंडोस्कोपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी का यूज़ किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वो होगा ईसीजी का हृदय में। कार्डियोग्राफी हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति जांची जाती है। हृदय गति के ग्राफ को कार्डियोग्राफी या ईसीजी कहते हैं। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर किसी भी व्यक्ति के शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाले हृदय, लब व डब और अन्य ध्वनियों की धड़कनों को, आवाज़ों को सुनते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्टेथोस्कोप है वो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। श्वसन की दर को स्पेरोमीटर में मापते हैं। यहाँ दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और श्वसन दर को स्पीरोमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप से रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो वो परावर्तन के कारण। अब आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर है हाइग्रो यानी आर्द्रता, हाइड्रो यानी अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर में दूध का घनत्व, रेडियोमीटर में विकिरण। हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से वातावरण में उपस्थित आर्द्रता का मापन किया जाता है। इस यंत्र को साइक्रोमीटर भी कहते हैं। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर में।
किसका उपयोग हाइट मापने के लिए, तो अल्टीमीटर का यूज़ हाइट मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का यूज़ वायु के दाब को मापने के लिए। द्रव्य के आपेक्षिक घनत्व को मापना है तो आप हाइड्रोमीटर का यूज़ करोगे। प्लानीमीटर, ये याद रख लेना, थोड़ा अलग ही है कि प्लानीमीटर द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन किया जाता है, कि प्लानीमीटर द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। हवा का दबाव मापने का काम आता है, यह है बैरोमीटर, यानी वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। आंधी के आने से पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर कैसा होगा, नीचे जाएगा, यानी जब भी आंधी आने की संभावना होगी तो बैरोमीटर में जो पारा है वो नीचे चला जाएगा, यानी पारे का जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा। वायु का प्रवाह हाई से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। आंधी तभी आती है जब निम्न वायुदाब विकसित हो, अतः आंधी आने से पहले बैरोमीटर में पारे का स्तर निम्न वायुदाब दर्शाने के लिए नीचे चला जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा बैरोमीटर में पारा तो दिन साफ रहेगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बरसात होगी, एक साथ नीचे गिरेगा तो आंधी आएगी। धीरे धीरे बरसात की बूंदें धीरे धीरे ही आती हैं, तो याद रख लेना। यानी यहाँ ये है कि आंधी का पता लगाते हैं बैरोमीटर से तो जो पारे का स्तर है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि आंधी तभी आती है जब हवाएं हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की दिशा में आती है। मैनोमीटर में किसका माप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैनोमीटर में किसका मापन किया जाता है, गैस का दाब। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता हेतु हाइग्रोमीटर। ध्वनि की तीव्रता है तो ऑडियोमीटर का यूज है वो ध्वनि की तीव्रता के लिए कहता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। याद रखना कि सूर्य की किरणों की जो तीव्रता को कौन मापता है, एक्टियोमीटर मापता है। और जो केस्कोग्राफ क्या है, पौधे की वृद्धि मापता है। केस्कोग्राफ है वो पौधे की वृद्धि मापता है। और केस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस ने की थी। बैरोमीटर है वो वायुदाब को मापता है। समुद्र की जो गहराई है वो फेदोमीटर से मापी जाती है। नॉटिकल मील या समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। अब ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सिर्फ गैनोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, यानी ये क्या आएगा कि जो स्टेथोस्कोप है, यानी ये तो हमें पता है कि इससे क्या होता है, हृदय की धड़कन को जांचा जाता है। सिर्फ गैनोमेनोमीटर से क्या होता है, रक्त माप, बीपी मापते हैं, यानी रक्तचाप नापते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ है ये मस्तिष्क रोगों से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रोएन्सीलोग्राफ है वो मस्तिष्क से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय से रिलेटेड है। सिर्फ गैनोमेनोमीटर बीपी से रिलेटेड है। स्टेथोस्कोप है वो हार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशाएं गति मापने के लिए किसका यूज करेंगे, ये हो जाएगा भाई साहब नेफोस्कोप, यानी नेफोस्कोप, या रट लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बादलों की दिशाएं गति तो नेफोस्कोप है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाएगी। एनीमोमीटर हवा की गति, एनीमोमीटर में। रेनगेज वर्षा की मात्रा, रेनगेज में, यानी हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी जाती है। नेफोस्कोप बादलों की गति मापी जाती है। रेनगेज से वर्षा मापी जाती है। एनीमोमीटर से हवा मापी जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किस तापमान मापने के लिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यदि आपको तापमान किसी भी आवर्ती, यानी किसी भी आवर्ती के विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा की मात्रा मापने के लिए बोलोमीटर नामक उपकरण का यूज किया जाता है। तापमान या ऊर्जा की मात्रा, टेम्परेचर मापने के लिए बोलोमीटर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग को, यानी हवा को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर है। एमीटर विद्युत धारा को एम्पीयर में मापता है। वोल्टमीटर हाई अल्टीमीटर या वोल्टीमीटर है वो हाइट मापता है। ऑडियोमीटर क्या है, ये स्वर्णमापी यंत्र है। अस्थायी पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या होता है, ताप का अस्थायी मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन।
ऐसे मात्रक जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो मूल मात्रक कहलाते हैं, अर्थात जो किसी भी मूल राशि या दूसरी राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं होते। मूल राशियाँ उनके मात्रक लंबाई या दूरी का अस्थायी मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है। मात्रकों की अस्थायी पद्धति, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कब लागू की गई? 1971 में। अस्थायी यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अस्थायी 1971 में लागू। यह पद्धति अमकेश पद्धति का परिवर्धित एवं संशोधित रूप है। इसमें मीटर, किग्रा, सेकंड व केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रकाश तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल है। यानी आपको ये बताना है कि जो मीटर है यानी लंबाई और दूरी मीटर में, द्रव्यमान किग्रा में, समय सेकंड में, तापमान है वो केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, प्रकाश की तीव्रता कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। स्वेंग का अस्थायी मात्रक है किलोग्राम। स्वेंग का अस्थायी मात्रक है वो स्वेंग का जो अस्थायी मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्वेंग का अस्थायी मात्रक होता है। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का यूज किया जाता है? तो स्क्वायर। यानी त्वरण एक सदिश राशि है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि त्वरण एक सदिश राशि है जो एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन की माप होता है। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन। से क्या है? सेकंड। यानी लिया गया समय। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसे धनात्मक लिया जाता है, वेग के विपरीत हो तो ऋणात्मक। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण को मापने के लिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है कि त्वरण मापने के लिए जो यूज किया जाता है उसे बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। क्या है भाई साहब? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण मापा जाता है। वेग जिस दिशा में होगा, यदि उसी दिशा में त्वरण है तो वो पॉजिटिव होगा। वेग जिस दिशा में है उसके विपरीत यदि वेग है तो वो नेगेटिव होगा। तरंगदैर्ध्य का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्ध्य का अस्थायी मात्रक है वो मीटर होता है भाई साहब, मीटर। फिजिक्स में कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को रिपीट करती है उस दूरी को, उस तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यानी फिजिक्स में कोई किसी भी आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को रिपीट करती है और उस दूरी को तरंग का आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? तो ये है, इन ऑप्शन में से कोई नहीं है, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व को है वो हाइग्रोमीटर से हमने पहले पढ़ा था। हाइड्रोमीटर यानी हाइड्रोमीटर होता है जिससे आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ध्वनि के प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल यह ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। सामान्यतः वार्तालाप की प्रबलता 60 डेसिबल होती है। असहनीय ध्वनि 120 डेसिबल की होती है। जो 85 डेसिबल होता है उसे हम शोर कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 जूलियन वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। ये भी याद रखना। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा में 10 की पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ये भी याद रखना। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक एक पारसेक होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन में मापा जाता है। यानी ओजोन को डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन की सांद्रता का मापन डॉप्सन में होता है। उष्मा की मात्रा को कैलोरी में मापा जाता है। हर्ट्ज है वो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक हर्ट्ज में 1 चक्कर प्रति सेकंड होता है। यानी जूल बराबर क्या होता है? कार्य बटा में ऊर्जा, यानी वर्क अपॉन एनर्जी। ये जूल का सूत्र है। अभी है कि अल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? ये 2-3 बार आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्य का।
भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती हैं उन्हें उस राशि की विमाएँ कहते हैं। कार्य क्या है? बल गुणा में विस्थापन को कार्य की जो सूत्र है वो होता है बल गुणा में विस्थापन, यानी m l स्क्वायर गुणा में t-2 स्क्वायर। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रा में मापा जाता है? भोजन की मात्रा को कैलोरी में, भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? प्रतिबल एवं दाब का जो मात्रक है वो समान होता है। अब आता है गीगा, हेक्टो, मेगा, टेरा किसे कहते हो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गीगा बोलते हैं 10⁹ को, और जो मेगा बोलते हैं 10⁶ को, हेक्टा 10⁻² को, और जो टेरा है वो 10⁻12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं अभी कि अस्थायी मात्रक जो पढ़े थे उनका उपयोग तब किया जाता है जब भौतिक राशि के मूल मात्रक की तुलना में मापी जाने वाली राशि या तो बहुत बड़ी हो या छोटी हो। जैसे 10 को डेका बोलते हैं, 10⁻² को हेक्टा, 10⁻3 को किलो, 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 को गीगा। ये आप देख लेना पॉज करके वीडियो को। ये इनका प्रतीक है। योटा वाई होता है, जेटा जेड, एक्साई होता है। नेक्स्ट है कि बेल किसकी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बेल किसकी इकाई है? बेल है वो ध्वनि की इकाई है। एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। एक बेल में, याद रखना, एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं? 10 डेसिबल। नेपर भी ध्वनि की, यानी ये यहाँ से हमें 2 मिले हैं, एक तो बेल मिला है और एक नेपर मिला है। बेल और नेपर दोनों ही क्या है? बेल और नेपर है, ये दोनों ही ध्वनि की इकाई है। यानी जो बेल और नेपर है ये ध्वनि की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पट्टी में पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब है वो एक अदिश राशि है। दाब का जो अस्थायी मात्रक है वो पास्कल होता है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 मेगा जूल होती है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? ये रेडियो धर्मिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 आएगा कि क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता की प्रमुख इकाई क्यूरी कहलाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की वह मात्रा जो 3.7 गुणा में 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड की दर से विघटित होती है, एक क्यूरी कहलाती है। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय औषधि शोध अनुसंधान, केंद्रीय ड्रग अनुसंधान या औषधि शोध संस्थान CDRI लखनऊ में स्थित है। यह देश का पहला औषधि शोध संस्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 17 फरवरी 1951 में स्थापित किया गया। भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिषद CSIR के संरक्षण में कार्य करती है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फोरम कहाँ पर है? तो वो हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन वाला हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रजनन हिसार में है, अनुसंधान हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यूपी में है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यूपी के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक के मैसूर में है। नेक्स्ट है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? जे बोर्डिन, डब्ल्यू बार्टन व डब्ल्यू शोकले ने। दुनिया का पहला सफल पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरी में डब्ल्यू शोकले के नेतृत्व में जे बार्डिन, डब्ल्यू बार्टन के सहयोग से किया गया। दुनिया का पहला सफल कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरी में डब्ल्यू शोकले के नेतृत्व में जे बार्डिन तथा डब्ल्यू बार्टन के सहयोग से बनाया गया।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को माना जाता है। एस.सी. महाविश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। पादप उत्तक संवर्धन क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यानी सतीश चंद्र महाविश्वरी तथा एस. गुहा मुखर्जी ने पादप उत्तक संवर्धन की श्रृंखला में धतूरे के परागणों के संवर्धन द्वारा सर्वप्रथम अगुणित पादप विकसित किए थे। बाल पॉइंट यानी फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो एल बीरो ने। बाल पॉइंट पेन का आविष्कार 1931 में जोस बीरो ने किया था। लेडिस्लाव जोस बीरो ने किया था। बाद में उन्होंने अपना नाम लाजियो जोसेफ बेरो रख लिया। भारत के बर्डमैन यानी भारत का पंक्षीमैन सलीम अली को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सलीम अली 12 नवंबर 1896 को, यानी डॉक्टर सलीम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ। डॉक्टर सलीम अली को पक्षीमैन कहा जाता है भारत का, यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना भी डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई थी। राजस्थान में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में है, तथा साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क जो कि केरल में है, इनमें भी इनका मुख्य योगदान रहा है। 1990 में भारत ने सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री स्कोन स्थापित किया है। कोयम्बटूर में पीएच स्केल की खोज किसने की, तो ये एसपीएल सोरेसन ने, यानी जो पीएच स्केल है उसे अम्लीय क्षारीयता को मापा जाता है, इसकी खोज की थी सोरेसन ने। 1909 में सोरेसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई थी तथा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को पीएच कहा गया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो ये नरिंदर कपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं होती है जो विशुद्ध कांच की बनी होती है। यह जो ऑप्टिकल फाइबर है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। 1952 में नरेंद्र सिंह कपानी द्वारा इसे बनाया गया। एक्सरे की खोज किसने की, रोटजोन ने। एक्सरे क्या एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य है वो 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज होती है। इसे रोंटेजन विकिरण भी कहते हैं। और जो एक्सरे की खोज है वो रोटजेन ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने। रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जिसमें सूक्ष्म तरंगों का यूज किया जाता है। रडार एक संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग अमेरिका की नेवी ने 1940 में किया। रडार की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए किया गया। यह कि रडार का यूज़ है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए किया गया था। अमेरिकी इंजीनियर टेलर तथा यंग को रडार के विकास की प्रक्रिया में उनके दिए गए प्रारंभिक कार्यों के लिए जाना जाता है, यानी रडार के लिए यंग तथा टेलर को जाना जाता है। रडार के आविष्कार का श्रेय रॉबर्ट वॉटसन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया, टी.एच. मेमन ने किया था। थियोडोर यानी इसे बोलते हैं थियोडोर मेमन ने। लेजर का आविष्कार है वो थियोडोर मेमन ने किया था। और जो लेजर का विस्तारित अर्थ होता है उद्दीप्त उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रकाश तरंगों का संवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका उपयोग संचार हो गया, सूचना तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूरी व समय को मापने के लिए होलोग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। वायुयान का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स ने किया था, जो हम पढ़ते हैं ओरिविले राइट एवं विलंबर राइट ने। ओहियो के निवासी राइट बंधुओं ने वायुयान का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने। 1876 में टेलीफोन के लिए पहला यूएस पेटेंट प्राप्त किया गया था। अब आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की कौन सी शाखा का अध्ययन किया था, एरोनॉटिकल्स का। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है, ये मुंबई का एक स्थान है, ट्राम्बे वहाँ स्थित है। चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई है, भाई साहब संस्कृत में लिखी गई है। धन्वंतरी आश्रम पर किसने चीज, धन्वंतरी आश्रम सुश्रुतु से संबंधित है। शल्य चिकित्सा यंत्रों का ज्ञान प्रदान करने वाले कौन थे, सुश्रुत थे। सैसे सुश्रु और सैसे शल्य चिकित्सा। पित्त कफ एवं वात धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, चरक के द्वारा। पित्त हो गया, कफ हो गया और वात की धारणा ये चरक द्वारा दी गई। हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र किसने बताया, ये भी चरक ने बताया, यानी हर्ट है वो शरीर का कंट्रोल सेंटर है, ये बताया चरक ने। वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत किसने दिया है, सीवी रमन ने। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार है वो 1930 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पारसी परिवार में जन्मे हुए टाटा परिवार से संबंधित वैज्ञानिक होमी भाभा जहांगीर भाभा थे। पुष्पों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में किसे सहायता मिली? पंचानन माहेश्वरी को। यदि सूर्य व यानी सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो 1/4 कम कर दी जाए तो क्या होगा? तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की यदि आप दूरी कम कर दोगे तो जो हमारा साल है उसकी अवधि भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी व्याख्या दी हुई है कि यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को 1/4 कम कर दिया जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाएगी और इससे वर्ष क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य सहसंजक बल, यानी अणुओं के मध्य जो सहसंजक बल लगता है इसी कारण पृष्ठीय तनाव पैदा होता है। किसी द्रव्य में पृष्ठीय तनाव का कारण यह है कि उनके अणुओं के मध्य सहसंजक बल कार्य करता है। एक पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है। जिन द्रव्यों के अणुओं के बीच कार्यकारी सहसंजक बल अधिक होता है वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते, जैसे पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बत्ती वाले स्टोव, यानी जो बत्ती वाला स्टोव होता है इसमें केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण भी पृष्ठीय तनाव है। पृष्ठीय तनाव को बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र पृष्ठ अपने विद्यमान तनाव के कारण सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। यानी पर जितने भी द्रव हैं उनका जो स्वतंत्र पृष्ठ है वो अपने तनाव के कारण ही कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। इस तनाव को ही पृष्ठीय तनाव कहते हैं। यानी जो द्रव है वो कम से कम क्षेत्र घेरने की क्या प्रवृत्ति होती है, अर्थात द्रव की सतह पर, यानी द्रव की सतह पर इकाई लंबाई की रेखा पर लगने वाला बल द्रव का पृष्ठीय तनाव कहलाता है। दैनिक जीवन में पृष्ठीय तनाव के व्यवहारिक उदाहरण, यानी पृष्ठीय तनाव के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे हो गया कांच की नली के सिरों का बर्नर की ज्वाला में गोल होना, यानी ये क्या है, ये भी पृष्ठीय तनाव का कारण है। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना भी पृष्ठीय तनाव है। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल में अधिक बुलबुले बनते हैं, ये भी पृष्ठीय तनाव है। पारे की छोटी बूंद व गोल होना, बड़ी बूंद चपटी होना, ये भी पृष्ठीय तनाव है। फुहारने से ठंडक उत्पन्न होना, ये भी पृष्ठीय तनाव है। द्रव बूंदों की गोलियाकृति, यानी बरसात की बूंदों की गोलियाकृति भी पृष्ठीय तनाव है। सुई है वो जल पर क्यों तैरती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। साबुन व अपमार्जक का शोधन किया जाता है, ये शोधन की क्रिया है, ये भी पृष्ठीय तनाव के कारण। केशकीय, यानी जो अभी हमें पढ़ा था कि स्टोव में जो बत्ती में तेल, ये भी केशकीय क्रिया है। शीशे के छर्रे बनना, ये भी पृष्ठीय तनाव के कारण है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठीय तनाव कम होता है व जीभ के ऊपर सही। यदि आपसे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी कि गर्म सूप हमें स्वाद क्यों लगता है? क्योंकि उसका जो पृष्ठीय तनाव है वो कम होता है, याद रखना कम होता है, इस कारण वो पूरी जगह फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच की दो प्लेटों के मध्य किसी द्रव्य की फिल्म स्थित है। इन प्लेटों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन होता है, जिसका कारण क्या है? ये भी पृष्ठीय तनाव है। वर्षा की बूंदें गोल क्या होती है? वर्षा की बूंद होने का कारण भी पृष्ठीय तनाव है। पृष्ठीय तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, तब वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। ठीक है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण भी पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच सहसंजक बल काम करता है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। आर्किमिडीज का ये सिद्धांत कहता है कि वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव्य विस्थापित करती है, यानी वस्तु में जितना भार होता है उतना ही वो विस्थापन करती है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी पानी भरे बर्तन में तैरती बर्फ जब पूरी पिघल जाती है तो पात्र में पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व तरल पदार्थ से अधिक होता है, यानी जो ठोस पदार्थ है इसका घनत्व अधिक होता है। ये आपको याद रखना है कि जो ठोस पदार्थ है उसका घनत्व अधिक होता है, द्रव का कम होता है। ठोस बर्फ का घनत्व
कम होता है और जल का घनत्व अधिक होता है। इस कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए जब बर्फ़ जमती है तो वह पानी की अपेक्षा ज़्यादा स्थान घेरती है, अर्थात आयतन बढ़ने से इसका घनत्व भी पानी से कम हो जाता है, जिस कारण बर्फ़ पानी पर तैरती है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि तरल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है, यानी जो तरल का जो पृष्ठीय तनाव है वो ज़्यादा होता है जल की अपेक्षा। यानी केशिकत्व या केशिकीय केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। यानी कोई केस नली है, इसमें यदि द्रव ऊपर या नीचे हो रहा है तो इसका मुख्य कारण है पृष्ठीय तनाव है। इसका मुख्य कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव है। इसका मुख्य कारण है वो पृष्ठीय तनाव है। इसके बाद आता है कि यह घटना पृष्ठीय तनाव हम दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखेंगे। पौधे व पेड़ों के तनों में जल है वो चढ़ना, स्टोव व लालटेन में मिट्टी का तेल व मोमबत्ती का मोम का चढ़ना, तौलिए के एक सिरे को बाल्टी के भीतर डालने पर तौलिए का पूरा भीगना, कॉफ़ी पाउडर का शीघ्र जल में घुलना, ये भी केशिकत्व के कारण है। पेन की नींद द्वारा स्याही सोखने का कार्य, ये भी भाई साहब केशिकत्व का कारण है। किसान का वर्षा होने पर खेत का जोतना ताकि मिट्टी से बनी जिसमें टूट जाए से पानी नीचे नमी बनी रहे। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। अतः भारहीनता शून्य यानी गुरुत्वीय बल यानी जीरो ग्रेविटी की स्थिति है। इस प्रकार भारहीनता की स्थिति में जब एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा, भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान शून्य हो जाएगा, जिससे ज्वाला गैस के साथ ऊपर नहीं जाएगी। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? छोटा बुलबुला और छोटा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा।